उत्तर प्रदेश में संभल मंदिर का मुद्दा गर्मा चुका है। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक हिंसा पर सवाल दाग रहे हैं तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल दंगों की फाइल खोल चुके थे। और सदन के फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में योगी ने अपने बयानों से संभल के पत्थरबाजों और विपक्ष के प्रदर्शनकारी विधायकों को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, याद रखना जिसने पत्थरबाजी की होगी वो बच नहीं पाएगा। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन विधानसभा के बाहर चल रहा था तो सदन के अंदर सीएम योगी हिंसा की फाइल खोल चुके थे। उन्होंने संभल में 1947 के दंगों से शुरू कर 1978 तक की लिस्ट सबके सामने रख दी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। योगी के इन्हीं बयानों के साथ अब 1978 में हुए दंगों का चैप्टर फिर से खुलने वाला है, जिसमें 184 हिंदुओं को जला दिया गया था। 1978 वाले जो दंगे संभल में हुए थे, क्या उसकी जांच सरकार कराएगी? जैसी आवश्यकता होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। यानी सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक के बयानों से मैसेज साफ है, 184 हिंदुओं की हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी। 1978 के दंगों की जांच होगी और इसके पीछे के गुनहगार को सामने लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में न सिर्फ संभल दंगे का चैप्टर पलटा गया बल्कि धार्मिक और मजहबी नारों पर भी सवाल दागे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नियत पर शब्दों की बौछार की और यूपी के मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल पूछे, आखिर जय श्री राम का नारा उत्तेजक कैसे हो सकता है? साथ ही कहा, ये नारा उत्तेजक नहीं, हमारी श्रद्धा का नारा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मजहबी नारों पर भी सवाल दागे। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यूपी के सदन में योगी के इस आक्रामक अंदाज की पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर सवाल दागे बल्कि उन्होंने सनातन और हिंदुत्व का भी संदेश दिया। साथ ही पूछा, जब हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से निकलती है तब तनाव क्यों पैदा हो जाता है? मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? यानी संभल हिंसा और मंदिर के सबूत पर यूपी की राजनीति एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसकी धमक 2027 तक सुनाई देने वाली है। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में जय श्री राम के नारे पर जोरदार हंगामा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की एक मस्जिद में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। घटना 24 सितंबर 2023 की है, जब कर्नाटक के पुत्तूर सर्किल के कडाबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 2 लोगों ने मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज यानी 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जय श्री राम के नारे लगाना आपराधिक कृत्य कैसे है, जबकि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को 2 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में उसी के खिलाफ आज अपील पर बात कही गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल पूछे वो बेहद अहम है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता हैदर अली के वकील से पूछा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना आपराधिक कृत्य कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना कैसे आहत होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद के भीतर आकर कथित तौर पर नारे लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कैसे की गई। इनमें से कई सवालों के जवाब शिकायतकर्ता के वकील नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई जनवरी 2025 के लिए स्थगित कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत लगाई, जिसमें केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस अदालत में दिल्ली की वो महिलाएं शामिल हुई जिन पर हाल फिलहाल में जुल्म सितम हुए या वो किसी अपराध का शिकार बनी। मंच पर रोती दिल्ली की महिलाएं और हौसला अफजाई करती सीएम आतिशी। ये आम आदमी पार्टी के उस महिला अदालत की तस्वीर है जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। पहले इस महिला के आंसुओं को देखिए। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में केजरीवाल ने सुरक्षा को मुद्दा बनाया और चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह पर सियासी वार शुरू कर दिए। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया। दोस्तों, यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की दुखती रग पकड़ ली। जिस रफ्तार से राजधानी में अपराध बढ़े, महिला बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, उसी लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतर गए तो अखिलेश यादव का भी उनको साथ मिला। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। यानी दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल को अब अखिलेश का साथ मिल चुका है और दोनों नेताओं के बयान से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की लड़ाई महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लड़ी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के कई नेता झुग्गियों का दौरा कर रहे हैं, झुग्गियों में रात बिता रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बादली कैंप की झुग्गी बस्ती में पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता भी थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने झुग्गी वासियों का दुख दर्द जाना। बीजेपी नेताओं ने झुग्गी वासियों के साथ गाना बजाना भी किया। उनके साथ भोजन किया और झुग्गी में ही रात्रि प्रवास भी किया। जबकि सांसद बांसुरी स्वराज ने ग्रेटर कैलाश के बिंदुसार कैंप का दौरा किया। उन्होंने महिलाओं बुजुर्गों से मुलाकात की, उनके हालात जानने समझने की कोशिश की और बच्चों के साथ गेम खेला। बीजेपी के झुग्गी प्रवास कार्यक्रम के दौरान सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर तंज भी कसा। माननीय केजरीवाल जी से पूछना चाहता है कि कब तक दिल्ली आपके टूटे हुए वादों का दंश सहेगी। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये मूल सुविधाएं जो यहाँ पर पूरी तरह केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आती थी, पूरी दिल्ली में वो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लेकिन बीजेपी के इस झुग्गी कार्यक्रम पर अब सीएम आतिशी ने निशाना साधा है। अगर दिल्ली में कोई एक नेता है जिसने हमेशा झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचा है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो मैं झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों को ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से सचेत रहिए। बहरहाल दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अपने अपने वादे हैं, लेकिन जनता किसके वादों पर मुहर लगाएगी ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। योगी सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी है। आरोप है कि आशीष पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों के प्रमोशन में गड़बड़ी की, जिससे आशीष पटेल इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी से विधायक और अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने पदोन्नति में भारी घोटाले का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि करीब 250 लेक्चरर को पदोन्नति देने के लिए उनसे सीएम योगी के नाम पर 25-25 लाख रुपए वसूले गए। प्रमोशन की कोई नियमावली नहीं है। उनको बीटेक नहीं हो सकते, एमटेक और पीएचडीज को ही विभागाध्यक्ष बनने का नियम है। तो उस नियम को ताक पे रखते हुए इन लोगों को प्रमोट कर दिया गया और 25-25 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति से धन उगाही करी गई है।
लेकिन आशीष पटेल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सबको पता है कि मुझे बदनाम करने के पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाला नहीं हूँ। कोई कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन अपना दल ऐसे वंचितों के लिए हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला। प्रधानमंत्री का जिस दिन आदेश होगा, बिना एक सेकंड की देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़े शब्दों में पल्लवी पटेल की मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही विधानसभा के घेराव करने की भी कोशिश की। कांग्रेस ने 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, गेहूं का MSP 2700 रुपए और धान का दाम 3100 रुपए करने की मांग की। और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस की एक सभा हुई। इस सभा में पार्टी के तमाम नेता तो शामिल हुए ही, प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश करार दिया, जबकि जीतू पटवारी ने ऐलान किया कि जब तक किसानों युवाओं को हक नहीं मिल जाता, वो चुप नहीं बैठने वाले। जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान 3100 रुपए में नहीं खरीदेगी। जवाहर चौक पर बैठक खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं का ये हुजूम विधानसभा की ओर निकल पड़ा, लेकिन पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया, तब पार्टी नेता अकेले ही विधानसभा की ओर बढ़ चले। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को कल के लिए व्हिप जारी किया है। सभी बीजेपी सांसदों के सदन में मौजूद रहने के निर्देश, कल लोकसभा में उपस्थित रहने के निर्देश बीजेपी के द्वारा दिए गए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लाने की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर बयान देकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। लेकिन INDIA गठबंधन में शामिल उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। ईवीएम को लेकर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर कांग्रेस भड़क गई है और उन पर सत्ता बदलने के बाद रुख परिवर्तन का आरोप लगा दिया है। इस मुद्दे पर जी न्यूज से बातचीत करते हुए कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनका स्टेटमेंट अलग है, एनसीपी का अलग स्टैंड है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का अलग स्टैंड है। वो सारे स्टैंड मिला के वो कांग्रेस का स्टैंड समझ रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड अलग है और हमारा साथियों का स्टैंड अलग है। इस बीच टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी ईवीएम को सही ठहराया। जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बिठाया मुद्दा दे दिया। बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के साथ ही एक एक करके अलग होते जा रहे हैं और कांग्रेस अकेले पड़ गई है। उमर अब्दुल्ला जी के अंतर मन में, हृदय में छिपा हुआ सच आज कांग्रेस के लिए जो कड़वा सच है वो बाहर निकला है और निश्चित रूप में ये कड़वा सच निकलने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। और धारा 370 भी अच्छा था और वो भारत के लिए जरूरी है, ये शब्द भी कभी न कभी उनके मुंह से जरूर निकलेगा। दरअसल हाल ही में कई राज्यों के चुनाव में हार झेलने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा फिर से उठाया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान से साफ हो गया कि ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में एक मत नहीं है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें जवाहरलाल नेहरू की ओर से लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों को वापस दिलाने का अनुरोध किया। क्योंकि प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने दावा किया कि 2008 में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे, जो पहले पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे। जो आज करीबन 51 बक्से जो ऑफिशियल कहा गया है वो आपके पास हैं, तो उसका हमें संशोधन कार्य का परमिशन दिया जाए या इस संस्था को इसका कॉपी वापस दिया जाए या ओरिजिनल जो कलेक्शन आपके द्वारा विड्रॉ किया है उसको वापस दिया जाए।
इस मुद्दे पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि देश इनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि इन्हें जल्दबाजी में उठवा लिया गया। आखिर क्यों इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें न जाने। ये सेंसरशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट चल रहा है तो ये सेंसरशिप का भाव जो गांधी परिवार में था, ये आखिर क्यों था। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बेतुके आरोप लगा रही है। कौन सी बातें कर रहे हैं ये? इन्हें पास काम नहीं है, ये अडानी से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अडानी पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए इधर उधर की मुद्दे, इधर उधर की बातें बस। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने विजय दिवस पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। सभापति महोदय जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। दरअसल लोकसभा में आज सदन की कार्यवाही चल रही थी। विजय दिवस के मौके पर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 0R में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें बताया गया कि रक्षा मंत्री सदन में अपनी बात रखेंगे। फिर कांग्रेस ने इस मसले पर उसके बाद बोलने की अनुमति मांगी। मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। हालांकि इसी दौरान 0R में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को बोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई। हालांकि बाद में अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी को बोलने का मौका दिया तो उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि आखिर देश को गौरवान्वित करने वाले शहीदों की फोटो विजय दिवस पर क्यों हटाई गई और सरकार इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया। आज संसद में प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पैलेस्तीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची। उन्होंने जो बैग टांगा था उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ है। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई हैं और उन्होंने सीधा मैसेज दिया है। लेकिन अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया और बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हजारों ब्रांड हैं बैग के, हजारों लाखों हो सकते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। सांसद प्रियंका से जब फिलिस्तीन बैग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बांग्लादेश पर बात शिफ्ट कर दी। कहिए कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत आए फिलिस्तीन के राजदूत अबैद एल-रज़ेक अबू जाज़ेर से उन्होंने मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गयी। निलंबित कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने गांधी परिवार पर करियर खत्म करने का आरोप लगा दिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों का पैटर्न अगर देखें तो चुनावों से एंड पहले अय्यर ने ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस को तगड़ा डेंट दे गए। सवाल ये भी उठता है कि क्या मणिशंकर अय्यर अब तक गांधी परिवार से बदला ले रहे थे, क्योंकि उनके हालिया बयान में वो नाराजगी दिखती है जो किसी दिलजले आशिक के जैसी है, जो बदले के लिए किसी भी हद से गुजर जाए। अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे जीवन की विडंबना यह है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा बनाया गया और गांधी परिवार द्वारा ही बिगाड़ा गया। यानी जिस कांग्रेस ने सियासी पनाह दी, जिस पार्टी से पहचान मिली, उसी पर इतना गंभीर आरोप। तो सवाल ये है कि अय्यर के ये बयान क्या इसी गुस्से का बदला था? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था। प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। इनमें से अय्यर का हर बयान किसी न किसी चुनाव से ठीक पहले आया। यानी जब चुनाव उफान पर होता, मणिशंकर तब ऐसे बयान देते कि बाजी पलट जाए और कांग्रेस नुकसान उठाए। सवाल ये है, क्या उनके ये बयान महज इत्तेफाक थे या इसी गुस्से का बदला?
को लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। वो वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना दें। सवाल इसलिए भी क्योंकि अय्यर के गांधी परिवार के बारे में खुलकर बोलने का मतलब है कि वो मन बना चुके हैं। क्या वो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मणिशंकर को लगे हाथ ये भी जवाब दे देना चाहिए कि क्या उनका बदलापुर पूरा हुआ या नहीं। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2024 का या फिर गुजरात इलेक्शन का वक्त, मणिशंकर ने ऐसे बयान दिए कि उनके बयानों से पूरा चुनाव ही कांग्रेस के खिलाफ चला गया। सबसे ताजा बयान की अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त उनका पाकिस्तान प्यार जागा और ये कह डाला कि पाकिस्तान के पास एटम है, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और नतीजतन बीजेपी ने 240 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 99 सीटों पर रह गई। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव को ही अगर लिया जाए, जब मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहते हुए बेहद विवादित बयान दिया था, जनता ने इसे मोदी का अपमान माना था, माहौल कांग्रेस के खिलाफ बना और नतीजे आए तो बीजेपी ऐतिहासिक 282 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव ही नहीं, गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी विवादित बयान दिया। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा, जो गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना। नतीजे आए तो बीजेपी 99 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 77 सीटों पर ही ठहर गई। मणिशंकर अय्यर ने सिर्फ चुनावों के वक्त ही कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि देश की जनभावना के अक्सर विपरीत बोले। 2019 की बात है जब अय्यर ने ये कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, राम किसमें पैदा हुए बताना मुश्किल। जरा सोचिए, ऐसे बयानों को कांग्रेस से बदला नहीं तो फिर और क्या कहा जाएगा, जिनसे पार्टी को सिर्फ नुकसान ही हुआ हो। अगली खबर का रुख करेंगे। अपनी मांगों को लेकर देश भर में आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया था। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हरियाणा के सोनीपत में सैकड़ों किसान अपना ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेस नेता और ओलंपियन बजरंग पुनिया भी किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए। ये मामला हरियाणा पंजाब का नहीं है, पूरे देश के किसानी के लिए, एमएसपी के लिए कि भाई उनको अपना सही दाम मिले। वैसे तो सरकार बोल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, फिर 1 नेशन 1 एमएसपी क्यों नहीं हो सकती। अंबाला में भी किसानों का पूरा जत्था सड़क पर ट्रैक्टर लेकर उतर आया और सरकार को सख्त संदेश दिया। हिंदुस्तान का किसान एक है, शंभू बॉर्डर हो या हरियाणा हो या खनौरी बॉर्डर हो या मध्य प्रदेश हो, हिंदुस्तान का किसान मजदूर एक है। एहसान फरामोशी क्या होती है, ये कोई सीखे तो फिर बांग्लादेश से। बांग्लादेश आज विजय दिवस मना रहा है। राजधानी ढाका में तोप के गोले दागे गए, लेकिन यूनुस और कट्टरपंथियों की फौज ये भूल गई कि उन्हें ये आजादी किसके दम पर मिली थी। भले ही ये बांग्लादेश की विजय का जश्न हो, लेकिन इस विजय को मुमकिन हिंदुस्तान के जाबाजों ने ही बनाया। लेकिन वक्त का खेल देखिए, यूनुस सरकार विजय दिवस मनाना तो नहीं भूली, लेकिन जिस हिंदुस्तान ने उन्हें ये विजय तोहफे में दी, जिस भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर कराया और बांग्लादेश की बुनियाद रखी, आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये तस्वीरें ढाका की ही हैं, जहां आर्मी के जवान तोप के गोले दाग कर विजय दिवस मना रहे हैं। लेकिन विजय दिवस के जश्न में डूबे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को आज कुछ याद दिलाना भी जरूरी है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया था, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर किया था, क्योंकि इसी दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, लेकिन 13 दशक भी नहीं पूरे हो पाए और बांग्लादेश ने हिंदुओं पर अत्याचार कर ये बता दिया एहसान फरामोशी क्या होती है। जरा सोचिए, अगर भारत ने आजादी न दिलाई होती तो क्या आज ढाका में तोपें दागी जा रही होती? तो क्या यूनुस को सत्ता नसीब होती? नहीं, बल्कि आज भी यहाँ पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा होता। जब बांग्लादेश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, तब बांग्लादेशियों के साथ बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि यूनुस ने इशारों ही इशारों में तानाशाही का ऐलान कर दिया है। उनका यह ऐलान सीधा तो नहीं, लेकिन चुनाव में देरी पर बयान के मायने तो यही निकलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यूनुस जानबूझकर बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराना चाहते? क्या बांग्लादेश में विजय दिवस पर तानाशाही का अनौपचारिक ऐलान हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर यानी कि सत्ता में सर्वे सर्वा यूनुस ने चुनाव कराने को लेकर जो कुछ भी कहा, उसमें कोई भी क्लैरिटी नजर नहीं आती। এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ। এই প্রসঙ্গে বড় খবর হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গেছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে
এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে। यानी कहा तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के वादे के साथ यूनुस सत्ता में आए थे। कहा अब चुनावी बयान पर बयान आ रहे हैं, लेकिन क्लियर कट तारीख क्या होगी ये नहीं बताया जा रहा। शायद यही वजह है कि अब शेख हसीना ने कहा कि राष्ट्र विरोधी समूहों ने असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। फांसीवादी यूनुस के नेतृत्व वाले इस अलोकतांत्रिक समूह की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वे सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं और सभी जन कल्याण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश का लोकतंत्र खतरे में है। यूनुस सत्ता से हटने को तैयार नहीं और चुनाव टालने के लिए कभी हिंदुओं पर हमले तो कभी मंदिरों पर हमले तो कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर जनता को मुद्दों से भटकाने की कहानी गढ़ी जा रही है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में बड़ा उदासीन अखाड़े ने पश्चिम पंगत के नए महंत का ऐलान कर दिया। पूरे विधि विधान के साथ नए महंत नौमीराम दास का पट्टाभिषेक किया गया, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए। मंत्रोच्चार के बीच साधु संतों ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर और तिलक लगाकर चादर पोशी की। इस दौरान बाकायदा पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। महंत की गद्दी सौंपते हुए उन्हें अखाड़े की परंपरा, सनातन संस्कृति और महंत के पद की गरिमा को सुशोभित करने का संकल्प दिलाया गया। पूरे देश के द्वारा प्रस्ताव हो जाता है, कर्तव्य होने से पारित किया जाता है और उन्हें तिलक चादर देकर अभिषेक करके मुखिया महंत के आसीन होते हैं और वो मुखिया महंत पूरे भारतवर्ष में हमारे उदासीन संप्रदाय में पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। महंत नौमीराम दास ब्रह्मलीन संत गुरु शरण दास के शिष्य हैं। वो हरिहर आश्रम नई दिल्ली के पीठाधीश्वर हैं। अब उन्हें बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिम पंगत का नया महंत बनाया गया। 2 दिन पहले नौमीराम दास के नाम पर अखाड़े में सहमति बनी थी और आज उनकी चादरपोशी की गई। इससे पहले पश्चिम पंगत के महंत की पदवी रघुमुनि के पास थी, लेकिन बीते दिनों उन्हें अखाड़े के महंत पद से हटा दिया गया था। प्रयागराज में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ ही इस बार मानव तस्करी पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। पहली बार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के 3 थाने बनाने की कवायद तेज हो गई। संगम तट पर 13 जनवरी से आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है। महाकुंभ के दौरान देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी आएंगे। ऐसे में इतने बड़े मेले में मानव तस्करी जैसे मामले सामने न आए और मेला क्षेत्र में बाल श्रम पर भी रोकथाम लगे, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने मानव तस्करी और बाल श्रम जैसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोकथाम के लिए 3 अलग-अलग थानों का निर्माण कराया जा रहा है। महाकुंभ मेला में जो कि भारी संख्या में लोग आते हैं और इसकी संभावना बनी रहती है कि कहीं न कहीं किसी रूप में मानव तस्करी की जा रही हो, उसके रोकथाम के लिए 3 हमने ASTU थाने खोलने का निर्णय लिया है। जो वो नज़र रखेंगे जो कहीं बाल श्रम तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इस प्रकार का तो नहीं काम किया रहा है कि किसी को कहीं से अपहरण करके या किसी अन्य पर्पज से लाया गया हो। प्रशासन के मुताबिक ये पहल पहली बार की गई है क्योंकि करोड़ों लोग महाकुंभ में आएंगे। ऐसे में कई बार भीड़ के चलते बच्चे अपने परिजन से बिछड़ जाते हैं और अपराधी इन्हें बहला फुसलाकर मानव तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मेला क्षेत्र के दुकानों पर नाबालिग बच्चों से काम भी लिया जाता है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए ये जरूरी कदम उठाए गए हैं। गुरुग्राम में पार्किंग के विवाद पर झगड़े में नया खुलासा हुआ है। 2 पक्षों के बीच जमकर यहां मारपीट हुई। गुरुग्राम के सोहना चौक के पास की ये घटना है। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी में ये मारपीट की घटना कैद भी हुई है। साथ ही वहां खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें ये गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। इस दौरान गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जबकि आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में ये गाड़ी पूरी तरह जल गई। लड़ाई झगड़े की वो आई थी। यहाँ पे कुछ खाने आए थे, खान पीने के ऊपर झगड़ा हो गया था इनका। उसके बाद रात में कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है? ये ऑटो थे, तीन ऑटो थे, 1-2 बाइक थी। उनको हम अभी लेकर गए थे 10 मिनट पहले। बताया गया कि कल रात विक्की और मोहित नाम के 2 लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान उनका रेस्टोरेंट संचालक से विवाद हो गया। रात को तो ये मामला शांत हो गया, लेकिन सुबह दोनों फिर रेस्टोरेंट पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ की और गाड़ी को भी फूंक दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शिवाजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई।
संभल में जैसे जैसे कुएं की खुदाई हो रही है, मिट्टी में दफन भगवान की मूर्ति सनातन के अस्तित्व की गवाही दे रही है। पहले मंदिर से पर्दा उठा तो अब एक के बाद एक भगवान की प्राचीन मूर्तियां भी मिल रही हैं। जो पुख्ता प्रमाण है उस वजूद का जिसे कई दशकों तक दफन रखा गया। अब जब संभल में कुएं की खुदाई हो रही है तो उसमें साक्षात शिव मंदिर से जुड़ी प्रतिमाएं मिल रही हैं, जिसे साजिश के तहत दबाने की कोशिश हुई। कुएं की खुदाई में अब तक कई मूर्तियां मिल चुकी हैं। शिव मंदिर से जुड़ी प्रतिमाएं मिली हैं, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति मिली है। ईंट पर स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। संभल के जिस दीपा सराय इलाके में मंदिर को आजाद किया गया था, उसी मुस्लिम मोहल्ले में मिलने वाले सनातन के प्रमाण से हर कोई हैरान है। गणेश जी की मूर्ति मिली है, कुल मिलाकर तीसरी मूर्ति मिली है इस मंदिर के इस कुएं के खुदाई के दौरान। तो कहीं न कहीं लगातार वो सबूत मिल रहे हैं जिसे नष्ट किया गया था। कुएं के खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली है। गणेश जी की मूर्ति है, पहले कार्तिक जी और पार्वती जी की मूर्ति मिली और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि कट्टरपंथियों को करारा जवाब भी है, जिन्होंने संभल के मंदिरों को गुमनाम रखा, प्राचीन कुएं पर कब्जा किया, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। किस भगवान की मूर्ति मिली है? माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी। अच्छा जी। पार्वती जी की मूर्ति थी? जी जी जी। माँ गौरी की भी मूर्ति थी? जी जी। 17-18 फीट पे पहुँचे हैं खुदाई करके। अभी 18 फीट तक पहुँचे हैं। तो 18 फीट की खुदाई में 2 मूर्तियाँ मिली। क्या लगता है कि और कुछ भी हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है, खोदेंगे तो अंदर। अच्छा जी। संभल में साजिश की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, सनातन के सबूत खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि संभल में जितनी खुदाई होगी, रहस्य से पर्दा उसी रफ्तार से उठता रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जिस तरह संभल में सनातन के सबूत मिल रहे हैं, ऐसे में आगे क्या होगा, सरकार का अगला कदम क्या होगा? तो ऐसे में सबसे पहला कदम होगा मूर्तियां कितनी पुरानी है इसका पता लगाया जाए। मूर्तियों के अवशेष से उम्र का पता चलेगा। कार्बन डेटिंग से मूर्तियों का सच सामने आएगा। इसके लिए एएसआई को लेटर लिखा जा चुका है। अब एएसआई की टीम मूर्तियों का पता लगाएगी। साथ ही मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और शिव मंदिर में सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं। संभल में शिव मंदिर और सनातन के सबूत पर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हलचल मची हुई है। अखिलेश यादव कुएं की खुदाई पर सवाल उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी दशावतार का अटल संदेश दे रहे हैं। क्योंकि योगी जानते हैं संभल में जितनी खुदाई होगी, इन मूर्तियों की तरह सनातन के उतने ही सबूत मिलेंगे और इसी मकसद में कुएं की गहराई को नापा जा रहा है। मूर्तियों की तरह दफन साक्ष्य को बाहर निकाला जा रहा है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। संभल के योगी के हिंदुत्व और सनातनी मैसेज से विपक्ष में भी खलबली मच चुकी है। ऐसे में खुद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और सर्च ऑपरेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ संभल की सच्चाई पर पर्दा डालने जैसा है, बल्कि खुदाई में मिल रही मूर्तियों के खिलाफ भी है। क्योंकि हिंदू आस्था पर इस तरह से सवाल उठाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। उधर कट्टरपंथियों की कैद से आजाद मंदिर का नाम रख दिया गया है। मंदिर के बाहर संभलेश्वर महादेव लिखा गया है। साथ ही पूरे इलाके को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग भी हो रही है। क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मंदिर को 46 साल तक बंद रखा गया था, उसका पौराणिक नाम संभलेश्वर ही था। ऐसे में मंदिर के नामकरण के बाद पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। पूजा पाठ और आरती से मंदिर का इलाका गूंज रहा था। मंदिर का ताला खुलवाने के बाद संभलेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर जुबान से बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। वर्षों बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक और पूजा पाठ से शिव भक्त बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इस मंदिर के बारे में उन्हें 46 साल से जानकारी नहीं थी। आप लोग कहाँ से आए? संभल से आए हम लोग। अच्छा, आज आए आप लोग भारी तादाद में पूजा पाठ करने के लिए? जी, इससे पहले नहीं आते यहाँ पर। क्यों नहीं आते थे? यहाँ जानकारी में नहीं था कि यहाँ पर मंदिर है। जानकारी में नहीं था। आप कहाँ से आए? हम निमाली बस्ती संभल से आए हैं। अच्छा, पूजा पाठ करने के लिए? पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। हमें पहले मालूम नहीं थी और अब पता चली है हमें 46 साल बाद। तो दूसरी तरफ कुएं से भगवान की मूर्ति और शिव मंदिर मिलने के बाद वकील पूरे दीपा सराय परिसर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का दावा कर रहे हैं। और जो मंदिर वहाँ पे मिल रहे हैं उससे साबित होता है कि जो हमारा प्राचीन नक्शा था संभल के पूरे परिसर को जो एक तीर्थ क्षेत्र घोषित करता है, उस बात को सिद्ध करता है। यानी संभल में सनातन के सबूत मिलने पर जहां हिंदू पक्ष के वकील तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, वहीं शिव भक्तों का जमावड़ा भी लगने लगा है।
उत्तर प्रदेश के संभल में कटिया चोर के खिलाफ 3-4 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मस्जिद, मदरसे और घरों में बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में बिजली चोरी में यूपी का संभल अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक जितनी चोरी पकड़ी गई वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 महीनों में 1250 FIR दर्ज। अब तक बिजली चोरी के मामले में 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले 2 दिनों में ही 90 FIR दर्ज की गयी। 4 मस्जिद और 1 मदरसे से बिजली चोरी पकड़ी गई। इन 2 दिनों में करीब 1 करोड़ 75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ DM और SP खुद मैदान में उतर चुके हैं। जिलाधिकारी का दावा है कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी नहीं हो सकेगी। DM ने कहा कि मस्जिद, मदरसे और घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी। तो कल हमने 49 के आसपास FIR दर्ज करवाई है, क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया। तो आज कुछ FIR होगी, लगातार FIR दर्ज होगी। बता दें कि बीते दिनों संभल की मस्जिदों, मदरसों और घरों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इसी के बाद से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इलाके में DM और SP ने छापेमारी की। ये छापेमारी संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपा सराय इलाके में की गई। इस दौरान मस्जिद से बिजली चोरी के उपकरण मिले। बिहार के भागलपुर में बेटी की विदाई के बाद आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 2 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि घर में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी तेजी से फैली कि पास में स्थित एक और घर इसकी चपेट में आई। इस बीच घर में रखे सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। सिलेंडर में धमाके के साथ ही वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। बहुत प्रयास किया लेकिन मिझा नहीं सके। सारा सामान कैसे आग लगा, कुछ जानकारी है? बिजली सर्किट से। ये घटना भागलपुर के सोना वर्षा की है, जहां 2 दिन पहले ही फंटुश पंडित ने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की थी। बताया गया कि शादी के बाद घर के लोग काम में व्यस्त थे, तभी आग लग गई। इस आग में 2 घर जल गए, साथ ही घर में रखे गहने, नकदी रुपए भी जल गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शादी समारोह के दौरान कुछ बाराती आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक बारातियों के बीच डीजे पर पसंदीदा गाना बजाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि सैनी से सिथूर के संस्कार गेस्ट हाउस बारात जा रही थी। डीजे की धुन पर बाराती झूम रहे थे, तभी अपना पसंदीदा गाना बजाने को लेकर कुछ बारातियों में विवाद हो गया। दावा किया गया कि कुछ बाराती नशे में धुत थे, जिसके बाद उनके बीच लात घूंसे चलने लगे। मारपीट के दौरान नशे में धुत कुछ बाराती वहीं गिर गए, जिन्हें लोगों ने उठाया। इस बीच भीड़ में शामिल किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने भी वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और इस मामले की छानबीन में जुट गई। क्या आप टोने टोटकों पर विश्वास करते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी कुछ लोग अंधविश्वास के चलते ऐसे टोटके आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा ही अजब गजब मामला सामने आया है, जहां सुबह सुबह लोगों की कार पर टोटके का सामान मिला। यहां तक कि सिंदूर, चुन्नी और पूजा पाठ जैसी चीजों के अलावा एक रहस्यमयी ग्रीन केमिकल भी कारों पर फेंका गया। अब लोग इसे टोना टोटके से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल ऐसा 1-2 दिन नहीं हुआ, बल्कि रोज किसी न किसी की कार पर कटा नींबू तो कभी सिंदूर दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों को काले जादू का डर सताने लगा। शहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कारनामा कौन कर रहा है। इतना ही नहीं, एक शख्स की कार पर तो उसके फोटो को भी लगा दिया गया, जिसके ऊपर सिंदूर से लाल क्रॉस का निशान लगा दिया गया। हैरत की बात तो ये है कि अंधविश्वास और काला जादू की अफवाह के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी एक्टिव हो गए हैं। बीती रात एक कार के शीशे पर नकाबपोश बदमाश हरी पेंट डाल करके फरार हो गए। आगरा शहर में लगातार हो रही इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं, जबकि अब तक न तो ये पता चल सका है कि यह हरकत कौन कर रहा है, न ही ऐसा करने वालों का मकसद मालूम हो सका। लोग कहते हैं कि पूजा करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूजा के वक्त एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके तो होश ही उड़ गए। हुआ यूं कि दुकानदार ने शटर खोलकर सबसे पहले पूजा ध्यान शुरू कर दिया। इस दौरान उसने अपना मोबाइल पास में ही केबिन में रख दिया। भगवान की पूजा में ये भाई साहब इतने खो गए कि दुकान का ध्यान ही नहीं रहा। तभी चोरी कर्म समझने वाला एक कर्म का पुजारी आया और पूजा में लीन इन भाई साहब का मोबाइल उड़ा ले गया। हैरत की बात तो ये है कि पूजा कर रहे दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि चोर की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, क्योंकि उसने जैसे आंखों से काजल चुराया हो। हालांकि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो भले ही ये सोच रहा हो कि करतूत की खबर किसी को नहीं लगेगी, लेकिन दुकान में लगे CCTV में उसकी करतूत कैद हो गई।
अब चोरी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ओडिशा के बंडा मुंडा में एक बेटी दहेज हत्या की भेंट चढ़ गई। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। मामला बंडा मुंडा थाना के डी सेक्टर स्थित रेलवे क्वार्टर संख्या 292 का है, जहां एक शादीशुदा महिला की फांसी से झूलती लाश बरामद की गई। मृतक महिला का नाम सुभाश्री सतपथी है। उसका मायका झारखंड के सरायकेला में है। पिछले साल दिसंबर में सुभाश्री सतपथी की शादी ओडिशा के बंडा मुंडा निवासी रेलकर्मी आशीष पाणिग्रही से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही सुभाश्री सतपथी का पति आशीष उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। यही नहीं, आशीष अपनी पत्नी सुभाश्री को जान से मारने की धमकी भी देता था। ये भी आरोप है कि शादी से पहले ही आशीष का किसी दूसरी महिला से संबंध था। मृतका के भाई ने आशीष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति आशीष पाणिग्रही को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराधी या तो सरेंडर करने के लिए मजबूर है या फिर राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो बलिया से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसमें गले में तख्ती लटकाए एक आरोपी सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच गया। ये मामला बलिया के मनियर थाने का है। दरअसल इलाके के एसपी के निर्देश पर एंटी रोमियो ऑपरेशन चलाया गया, जिसका असर भी दिखा। इस ऑपरेशन के बाद ही एक आरोपी खुद अपने गले में तख्ती लटकाए थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। बताया गया कि आरोपी छठू प्रसाद उर्फ गोलू सब्जी की दुकान चलाता है। आरोप है कि गोलू स्कूल से आने जाने वाली लड़कियों को परेशान करता था, महिलाओं पर फप्तियां कसता था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस की सख्ती देख आरोपी खुद ही तख्ती लटकाए सरेंडर करने पहुंच गया। तख्ती पर लिखा हुआ था कि आज के बाद किसी लड़की या महिला पर फप्तियां नहीं कसूंगा। सरेंडर करने पहुंचे आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उसे हिदायत देते हुए निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। आधा दिसंबर बीतते बीतते सर्दियों का सितम अब शुरू हो गया है। मैदानी इलाके भारी ठंड और कोहरे की चपेट में है। मध्य प्रदेश में कई जगह पारा 2 डिग्री से नीचे पहुंचा है, तो राजस्थान का भी पारा माइनस में है। आलम यह है कि सर्दियों में सड़कें खाली पड़ी हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जगह है रायसेन। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोग अलाव जलाकर खुद को सर्दियों से बचा रहे हैं। आलम यह है कि ठंड के चलते इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है। एमपी के बैतूल जिले में भी कुछ ऐसा ही सितम है। रात के वक्त आसमान से पाला बरस रहा है, जिससे ठिठुरन काफी बढ़ गई है। हालांकि ठंड में भी रोजी रोटी के लिए लोग घरों से निकलने को मजबूर है। एमपी के कई जिलों में तापमान मनाली शिमला से भी नीचे पहुंच चुका है। पंचमढ़ी में पारा 1 डिग्री, उमरिया में 2.3 डिग्री, रायसेन में 3.8 डिग्री, भोपाल में 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूपी के बांदा में भी सर्दी का सितम जारी है। सुबह के 8 से 9 बजे तक भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग अलाव जलाकर खुद को शीतलहर से बचा रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में भी भीषण ठंड पड़ रही है। सर्दियों के सितम के साथ कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। सुबह और शाम के वक्त जिले में विजिबिलिटी बेहद कम हो जा रही है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। महोबा में भी सर्दियों से जिंदगी बेहाल है। आलम यह है कि सर्दी से लोगों को बचाने के लिए जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। यानी यूपी एमपी में आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि सर्दी के साथ कोहरा भी बढ़ने की आशंका है। पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के कई इलाकों में तो बर्फबारी देखने को मिल रही है। अजमेर में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तेज ठंड के इस दौर में पिछले 4 दिनों से पारा लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। सुबह ठंड के कारण गाड़ियों और खेतों पर बर्फ जमी हुई देखी गई। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी कार बर्फ से सफेद हो गई है। रविवार रात तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 दिसंबर को सर्दी से मामूली राहत का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सीकर, सिरोही में 3 दिन के लिए शीतलहर की चेतावनी दी गई है। बिहार के बेतिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक बाइक पर अवैध शराब की दुकान चल रही थी, लेकिन जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो वो भी दंग रह गई। कौन कहता है बिहार में शराबबंदी है, कौन कहता है बिहार में शराब नहीं मिलती है। ये देखिए, बाइक पर ही मधुशाला चल रही है।
अवैध शराब की अनगिनत शीशियां इसी बाइक से बरामद की गई हैं। आरोप है कि इस बाइक के जरिए शराब की होम डिलीवरी की जाती थी। ये बाइक अवैध शराब की एक पूरी दुकान है। शराब तस्कर का ऐसा जुगाड़ देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इस बाइक में नाना प्रकार की शराब मौजूद है। यूं कहें कि ये बाइक नहीं, शराब की चलती फिरती दुकान है। छोटे से लेकर बड़े ब्रांड तक हर प्रकार की शराब इस चलती फिरती मधुशाला में उपलब्ध है। सोचिए, कहने को बिहार में शराब बैन है, लेकिन बाइक पर धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ये तस्वीरें बिहार में शराबबंदी के मुंह पर तमाचा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक तोता लापता हो गया। आपको पता है, इस लापता तोते को ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। क्योंकि ये कोई आम तोता नहीं है, ये तोता बेहद खास है। ये अपने मालिक से बात करता है, उनके साथ खेलता है और हर सवाल का जवाब भी देता है। कौन है? पापा का मिट्टू है। ओ मेरे बच्चे। पापा का अरे मेरा बच्चा। सुन रहे हैं ना आप? ये तोता सब कुछ बोलता है, छोटे बच्चे की तरह बात करता है। पापा का मिट्टू है। मेरे बच्चे, अपनी मम्मी पापा को बुला ले। हाँ, मम्मी पापा को बुला ले। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पिता बनने की सनक में एक युवक मुर्गी का जिंदा चूजा निगल गया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना दरिमा थाना के छिंदकालो गांव की है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में इस शख्स को परिवार वाले लेकर आए। डॉक्टरों को बताया गया कि शख्स की मौत गिरने की वजह से हुई है, लेकिन जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो इसके गले में फंसा मुर्गी का चूजा निकला। जब हमने नेक खोला तो उसमें हमने देखा एक चूजा जिसकी पूरी साबुत बॉडी थी और उसका एक सिरा जो पैर वाला पार्ट था वो श्वास नली में था और उसका जो सिर है और नेक है वो खाने की नली में था। तो यू शेप में था उसका सिचुएशन। तो हमने तुरंत से निकाला, देखा तो हमने उसका मेजरमेंट किया, उसको जब्त किया है और उसको हमने पुलिस को हम देने की सोच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 35 वर्षीय इस शख्स ने मुर्गी का जिंदा चूजा निगल लिया था, जो गले में फंस गया और सांस अटकने की वजह से शख्स की मौत हो गई। ये बात भी सामने आ रही है कि ये मामला जादू टोना का भी हो सकता है, क्योंकि मृतक निसंतान था और पिता बनने की सनक में उसने जिंदा चूजा निगल लिया। फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर भी खौफ में आ जाता है और भालू फैमिली को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। यकीनन ये वीडियो हैरान करने वाला है, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भालुओं के डर से बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया और चुपके से दुम दबाकर वहां से भागने लगा। 30 सेकंड की इस वीडियो को पर्यटकों ने शूट किया है, जिसमें जंगल सफारी के दौरान टाइगर पर्यटकों की जिप्सी के सामने शाही अंदाज से चल रहा है। लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद टाइगर को 3-4 भालू नजर आते हैं। भालू फैमिली को देख टाइगर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और वहीं बैठ जाता है, लेकिन बिना वक्त गवाए टाइगर डर कर उल्टे पांव भागने लगता है। इस नजारे को देखकर वीडियो बनाने वाले पर्यटक भी हैरान हो गए, क्योंकि जैसे जैसे भालू आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी रफ्तार के साथ टाइगर भी पीछे हट जाता है और कुछ सेकंड में ही टाइगर भागता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर इवनिंग सफारी के दौरान की है, जिसे सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर टाइगर रिजर्व के अफसर भी हैरान हैं, क्योंकि ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला है।